नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी के सभी? मैं आशा करता हूँ आपने जितने भी वीडियोज अपने जो है अपलोड हो चुके हैं वो सभी आपने देखे होंगे और आपने जो है उनका गहनता से अध्ययन किया होगा। अपन कर रहे थे यूनिट नंबर 2 का अध्ययन और यूनिट नंबर 2 में जो है अपन ने वर्गीकरण को पढ़ रहे थे, अपन जो है क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे और अपन ने जो है वर्गीकरण की परिभाषाएं, आवश्यकता, उद्देश्य देख लिए थे। क्या क्या देखा था भाई? वर्गीकरण के उद्देश्य देख लिए थे, वर्गीकरण की आवश्यकताएं देख ली थी। ठीक है, मैं देखो पहले ये क्यों बताता हूँ कि मैंने ये कुछ करवा दिया है ताकि कोई, मान लो कई बार क्या होता है, जो भी स्टूडेंट नहीं आता है ना वो आपके पीछे वाले वीडियो नहीं देखता, डायरेक्ट नया वीडियो देख लेता है, इसलिए उसको भाई सिक्वेंसली पता लग जाए कि ये चीजें अपलोड हो चुकी है, इसलिए बताता हूँ। उद्देश्य, आवश्यकताएं, कार्य बता दिए थे, परिभाषाएं जो है वो आपके मैंने करवा दी थी। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने आपके करवा दी थी। उसके बाद में मैंने दूसरा टॉपिक आपके करवाया था अंकन का। कौन सा करवाया था? अंकन का। अंकन को भी मैंने बड़ी ही बोलते हैं ना कि गहनता से, डेप्थनेस के साथ जो है मैंने अंकन को, नोटेशन को आपको करवा दिया है। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएगा। तीसरा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, देखो, वर्गीकरण पद्धतियों का। किसका होने वाला है? वर्गीकरण पद्धतियों का होने वाला है कि कौन कौन सी तो वर्गीकरण पद्धतियां हैं और किस तरीके से उनको पढ़ना है। इनका जो है आज का अपनी क्लास जो है होने वाली है वर्गीकरण पद्धतियां। ठीक है, ध्यान रखना, वर्गीकरण पद्धतियों का मतलब सबसे पहले अपन एक वर्गीकरण पद्धति पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी जिसे कहा जाता है, जिसे बृहदान्त वर्गीकरण भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बृहदान्त वर्गीकरण। ठीक है, बृहदान्त वर्गीकरण भी इसको जो है कहा जाता है हिंदी में, और आपके जो है इसको कोलन क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इसको द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति भी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। अब ध्यान ये रखना है, ये एक वर्गीकरण पद्धति है। आपकी बात कर रहा हूं सीसी की। सीसी का फुल फॉर्म जो है आपको पता लग गया होगा, कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी की फुल फॉर्म क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, कोलन क्लासिफिकेशन, जिसे द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति कहा है। ये क्या कहा है? द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति या बृहदान्त वर्गीकरण पद्धति। द्विबिंदु या बृहदान्त वर्गीकरण पद्धति जो है इसको कहा। ठीक है, ये जो है ये आपके कहाँ की है? तो ये भारत देश की वर्गीकरण पद्धति है। कौन से देश की है भाई? भारत देश की वर्गीकरण पद्धति है। और इसको जो है आपके द्विबिंदु क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें एक योजक चिन्ह काम में लिया जाता है और उस योजक चिन्ह को बोला जाता है कोलन। क्या बोला जाता है? कोलन। और इसी द्विबिंदु योजक चिन्ह के कारण इसका नाम हिंदी में तो द्विबिंदु पड़ा और अंग्रेजी में क्या पड़ा भाई? कोलन क्लासिफिकेशन। देखो क्या हुआ, रंगनाथन जी जो थे, अब वो लाइब्रेरी साइंस पे काम कर रहे थे 1924 में, जो है उनको पुस्तकालय अध्यक्ष बनाने के बाद वो प्रशिक्षण के लिए लंदन गए थे। वहां जाने के बाद जो है उनको प्रशिक्षण दिया गया, वो वापस आए, जो है मद्रास जो पुस्तकालय लाइब्रेरी जो था, यूनिवर्सिटी जो था, वहां पे उन्होंने पुस्तकों को जो है अरेंज किया। उसके बाद में उनके मन में आया कि देखो मैं केवल इसी चीज के लिए थोड़ी बना था। उनके विचार आया, उन्होंने दिमाग चलाया और उन्होंने कुछ जो है अनुसूचियां, कुछ शेड्यूल तैयार किए, कुछ जो है अपने दिमाग में नियम तैयार किए, उनको जो है धारणा में उतारा, अपने जो है उन्होंने अंकन के रूप में उन्होंने सेट किए, उन्होंने अनुसूचियां बनाई, उन्होंने धारणाएं बनाई, अभिधारणाएं बनाई। कब? 1927 के आसपास जो है इन्होंने ये सब चीजें कर ली थी। फिर जो है इन्होंने इस पे और काम किया कि मुझे जो है चीजों पे और काम करना है। वो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण जो थ्योरी होती है उनमें जाने लगे और वहां से जो है कुछ डिफाइन जो है करने लगे। इसको लेके जो है उन्होंने 1931 में इनकी पहली पुस्तक आ गई थी। फिर इन्होंने जो है वर्गीकरण पद्धति की, देखो भारत की भी, इन्होंने ये सोचा कि देखो भारत की भी क्या आनी चाहिए, क्लासिफिकेशन स्कीम आनी चाहिए, एक वर्गीकरण पद्धति जो है भारत की भी आनी चाहिए। अब इनके मन में जो विचार आया, इन्होंने क्या किया, उसको भूमि पे उतारा है और उन्होंने आपके कब 1933 में जो है इस वर्गीकरण पद्धति को इन्होंने धरातल पे उतार दिया था। मतलब 1933 में इन्होंने इस वर्गीकरण पद्धति को क्या करवा दिया? प्रकाशित कर दिया। क्या कर दिया भाई? प्रकाशित कर दिया। ध्यान रखना, पब्लिकेशन में लेके आ गए। तो आपको ध्यान रखना है ये वर्गीकरण पद्धति है कहाँ की? भारत की है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो याद रखिए भाई, निर्माणकर्ता कौन है? तो ध्यान रखना, इसके निर्माणकर्ता हैं आपके एस आर रंगनाथन। कौन है? एस आर रंगनाथन इसके क्या हैं? निर्माणकर्ता हैं, जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहलाते हैं, या भारत में जिनको पुस्तकालय विज्ञान का पिताजी कहा जाता है, वो इन्होंने जो है एक भारतीय वर्गीकरण पद्धति बनाई जिसका नाम था कोलन क्लासिफिकेशन।
अब देखिएगा भाई, अपन बात करेंगे कोलन क्लासिफिकेशन की, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति की या बृहदान्त वर्गीकरण पद्धति की। इसका उद्भव कैसे हुआ, तो निर्माण किसने किया था, सियाली रामामृत रंगनाथन ने किया था, जो अपन पढ़ चुके हैं। 1927 में इन्होंने इस वर्गीकरण के लिए अनुसूचियां संबंधी नियम बना लिए थे, सिद्धांत बना लिए थे और विधियां तैयार कर ली थी, मैंने बता दिया है। 1933 में बृहदान्त वर्गीकरण का पहला संस्करण इन्होंने क्या कर दिया था, जारी कर दिया था। तो मैंने कहा था ना कि 1933 सबसे पहले आपको याद करना है 1933, ठीक है, ये यहां से ध्यान रख लेना। सीसी वर्गीकरण पद्धति पर रंगनाथन महोदय द्वारा बाद में अपने को पढ़नी पड़ेगी कि पुस्तक कौन कौन सी, लेकिन मैं मुख्यतः एक ही पुस्तक पढ़ाऊंगा, बाकी जो पुस्तक है मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा कि रंगनाथन जी की ये वाली पुस्तकें हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां तक आपको ध्यान रखना है, पहली पुस्तक मैंने लिखी है प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो एक तरीके से आप देखोगे तो देखो पहला संस्करण कब आया था, 1933 में आया था। इस संस्करण के बाद जो है ये किताब आई, फिर इस किताब का नाम था 1937। तो पहले संस्करण में कुछ वर्गीकरण के सिद्धांत वगैरह, कुछ वर्गीकरण का आधारभूत जो ज्ञान था वो रंगनाथन जी ने दिया था। कुछ अंकन का प्रयोग किया गया, कुछ फेसेट फॉर्मूला का प्रयोग किया गया, कुछ अष्टपदी अंकन का प्रयोग किया गया, ठीक है, आपके बुक नंबर देने का प्रयास किया गया, बहुत सारी थ्योरीज रंगनाथन महोदय ने दे दी थी। अब जब इन्होंने ये रंगनाथन महोदय ने थ्योरीज दे दी थी, उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, क्योंकि पहली बार आदमी परफेक्ट नहीं बना सकता। जैसे मान लो कि मैं आज आपके सामने जो है, हो सकता है मैं बहुत जगह एक्सपीरियंस मैंने ले लिया है, मैं बहुत सालों से जो है पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस आ गया। जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो मैं इतना अच्छा या इस तरीके से नहीं समझा पा रहा था, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, वो किसके कारण, एक्सपीरियंस के कारण। तो आपके रंगनाथन जी ने जब सीसी का पहला एडिशन निकाला था तो वो आपके जो है इतना प्रभावी तरीके से उन्होंने नहीं निकाल पाए थे, इसलिए उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। उस त्रुटियों के कारण इन्होंने एक बुक निकाली, इस बुक को नाम दिया प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये जो पुस्तक थी ये वर्गीकरण को समर्पित, एक तरीके से आप मान सकते हो ये वर्गीकरण को समर्पित क्या थी भाई, पुस्तक थी, जिसका नाम क्या था, याद करना, प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस पुस्तक में वर्गीकरण के मुख्य सिद्धांत, नियम, उपसूत्र आदि दिए गए हैं। मतलब ये पूरी की पूरी किताब किसको समर्पित है, वर्गीकरण को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक के 3 संस्करण आए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इस पुस्तक के कितने संस्करण हैं, 3 संस्करण हैं। पहला संस्करण है 1937 में, दूसरा संस्करण है 1957 में और तीसरा संस्करण है 1967, ठीक है। इस पुस्तक के कितने संस्करण हैं, 3 संस्करण हैं, 1937, 1957, 1967, 1937, 1957, 1967, ठीक है। पहला संस्करण निकाला, उसमें भाई अब देखो वही बात है कि पहले 1933 में आया था, फिर एक किताब निकाली, इसके 3 संस्करण निकाले, लेकिन पहला जो संस्करण था उसमें खूब सारे सिद्धांत उपसूत्र दिए गए, लेकिन फिर इसको अपडेट किया गया और इस पुस्तक में गतिमान सिद्धांत या आपके परिवर्तनशील सिद्धांत दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में क्या दिया गया था, आपके डायनेमिक थ्योरी जिसको बोला जाता है, परिवर्तनशील सिद्धांत को क्या बोला जाता है, डायनेमिक थ्योरी। क्या बोला जाता है भाई, डायनेमिक थ्योरी जो है इसको बोला जाता है। आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक थ्योरी बोलते हैं, परिवर्तनशील सिद्धांत इसको बोला जाता है। जो कौन सी किताब में आया था, तो आपके प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में आया था। क्लियर है यहां तक, ठीक है। इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में इस सिद्धांत की क्या की गई थी, बात की गई थी। ये जो सिद्धांत मैंने बताया है, डायनेमिक थ्योरी, परिवर्तनशील सिद्धांत या गतिमान सिद्धांत, इसकी बात मुख्यतया कौन से संस्करण में, 3 संस्करण है, उनमें से दूसरे संस्करण में सबसे पहले इस गतिमान सिद्धांत की क्या की गई थी भाई, बात की गई थी। क्लियर है। उसके बाद में जो तीसरा संस्करण था 1967 वाला, इस संस्करण में इस जो गतिमान सिद्धांत था या जो डायनेमिक थ्योरी थी, इसको पूर्ण विस्तार दे दिया गया, बड़े तौर पे आपके सामने प्रस्तुत जो है इसको कर दिया गया। ध्यान रखना, 1967 के संस्करण में गतिमान सिद्धांत को विस्तार दे दिया गया। और ध्यान रखना, एक ही पक्ष के 2 एकलों को क्रम देने के लिए जो है इस गतिमान सिद्धांत को क्या किया गया, विस्तृत रूप से जो है प्रस्तुत। एक ही विषय के 2 एकलों को विस्तार देने के लिए, क्रम देने के लिए, सीक्वेंस देने के लिए जो है गतिमान सिद्धांतों में जो है निर्माण किया गया या इनमें विस्तार किया गया।
जैसे एग्जाम्पल क्या है, तंत्रिका की बीमारी, मनोचिकित्सक, ठीक है। या आपके सॉरी बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके जो है एक ही पक्ष के दो एकलों को क्रम देने के लिए जो है इसका क्या किया गया, आपके निर्माण जो है किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको देखना है नोट, क्या देखना है, नोट। देखो ये मैं करवा रहा हूँ, ये जो प्रोलेगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ, ये नीचे वाले लाइन मत पढ़ना, आपके काम की नहीं है अभी, ठीक है। ये कोई गलत तरीके से जो है यहाँ पे आ चुकी है भाई, टाइपर ने जो है थोड़ा सी गलती कर दी यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपके ध्यान रखना नोट क्या है। उपसूत्र जो शब्द था इसका प्रयोग रंगनाथन महोदय ने किया था। किसने किया था? उपसूत्र जो शब्द था इसका प्रयोग रंगनाथन महोदय द्वारा किया गया, जबकि इसी उपसूत्र के लिए एक शब्द काम में आता है कैनन। इस कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सेयर्स ने किया था। किसने किया था? सेयर्स महोदय ने किया था, ध्यान रखना, ठीक है। ये महोदय भी ठीक नहीं लिखा हुआ है, आपको नोट्सों में सही दिया जाएगा, टेंशन नहीं करनी है, महोदय, ठीक है। आपके महोदय रंगनाथन महोदय ने उपसूत्र शब्द का प्रयोग किया था, जबकि इस उपसूत्र का अंग्रेजी जो अनुवाद है कैनन, इसका प्रयोग सेयर्स ने किया था, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, इसी जो प्रोलेगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में 1989 में तृतीय पुनर्मुद्रित संस्करण में वर्गीकरण के क्या बताए गए थे? उपसूत्र बताए गए थे। क्या बताए गए थे? जो मैंने उपसूत्र जो शब्द की व्याख्या ऊपर की है इसके बारे में बोल रहा हूं कि 1989 जो प्रोलेगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थी, इसमें एक संशोधित संस्करण आया था 1989 में, और इस संस्करण में जो है वर्गीकरण के उपसूत्र बताए गए थे, ठीक है। अब ध्यान ये रखना इस किताब में क्या क्या बताया गया था। तो सबसे पहले बताए गए थे इस किताब में नियम बताए गए थे, कि देखो गतिमान सिद्धांतों में अपन बात करते हैं कि होता क्या है, इस किताब में क्या दिया गया था। तो सबसे पहला भाग दिया गया था नियम भाग। कौन सा भाग दिया गया था? नियम भाग। और नियम भागों को कितने भागों में बांटा गया है? नियम भाग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया, याद रख लेना। नियम भाग को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में। प्रथम भाग में कितने? 6, और द्वितीय भाग में कितने? 5। याद रख लेना। आपके जो नियम भाग था, जो प्रोलेगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में डायनेमिक थ्योरी में जो नियम दिए गए हैं, वो कितने दिए गए थे? तो याद रखना है, ये पूरे नियम दिए गए थे 11। कितने नियम दिए गए थे? 11 नियम दिए गए थे, जिनमें से एक भाग में तो 6 नियम दिए गए थे, और दूसरे भाग में कितने नियम दिए थे? 5 नियम दिए थे, जिनमें से जो 6 नियम दिए थे ये तो क्या कहलाते हैं? सूचीकरण के उपसूत्र, सूचीकरण के कैनन कहलाते हैं। और जो 5 नियम थे ये मूलभूत नियम या फंडामेंटल रूल कहलाते हैं, या फंडामेंटल राइट कहलाते हैं। एक तरीके से नियम जो है उन्हें कहा जाता है। 5 नियम जो पंचसूत्र पुस्तक में यूनिट नंबर 1 में अपन ने पढ़ाया, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उस पुस्तक में अपने को जो 5 नियम मैंने पढ़ाए हैं, वो 5 नियम तो क्या है? द्वितीय भाग में फंडामेंटल रूल कहलाते हैं। और जो 6 नियम है ये क्या है? ये सूचीकरण में जब कैटालॉगिंग पढ़ेंगे तो उसमें उपसूत्र पढ़ेंगे, उनकी यहाँ पे क्या की गई है भाई? बात की गई है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके गतिमान सिद्धांत जो आपके जो थ्योरी दी गई है प्रोलेगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, उसमें पहले भाग में क्या है? नियम दिए गए हैं। कितने हैं? 11 नियम दिए गए हैं। एक में 6 हैं, एक में 5 हैं, एक में सूचीकरण के उपसूत्र हैं, एक में वर्गीकरण के फंडामेंटल रूल है, मूलभूत नियम दिए गए हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरा तथ्य क्या दिया गया है। तो दूसरा तथ्य आपको ध्यान रखना है, सूचीकरण के उपसूत्र दिए, सॉरी दूसरा तथ्य आपको क्या दिया गया है? तो उपसूत्र दिए गए हैं। दूसरा तथ्य क्या दिया गया है? उपसूत्र दिए गए हैं। और आपके कैनन कितने बताए हैं वर्गीकरण में? जो 1989 वाले संस्करण में जोड़े थे उपसूत्र, वो कितने बताए गए हैं? 43 बताए गए हैं। और इन 43 को भी कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। इन 43 को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा है। अभी सबसे विस्तारित चीज आने वाली है, सबसे विस्तारित तथ्य आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि प्रोलेगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में कोई भी इतना विस्तार से नहीं पढ़ा था। जो क्योंकि देखो यहां से हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछने को दिया जाता है या आपको सामने रखा जाता है, और वो क्वेश्चन लगभग का गलत हो जाता है। मैं नहीं चाहता मेरे से जो पढ़ रहे हैं, मेरे से जो मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्ष अध्ययन कर रहे हैं, इनका क्वेश्चन गलत हो। इसलिए ध्यान रखना, उपसूत्र कितने हैं? 43 हैं। कैनन कितने हैं? 43 हैं, जिनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। एक में वैचारिक धरातल मतलब आइडिया प्लेन। एक में क्या है? वैचारिक धरातल मतलब आइडिया प्लेन, जिसमें कितने रखे गए हैं? 15 रखे गए हैं। आइडिया प्लेन में कितने हैं? 15 है। शाब्दिक धरातल में कितने हैं? 4 है। देखो ध्यान रखना, वैचारिक मतलब आइडिया प्लेन। वर्बल प्लेन में कितने हैं? 4 हैं। आपके नोटेशन प्लेन में कितने हैं? ध्यान रखना 21 हैं। और पुस्तक वर्गीकरण में कितने हैं?
3 है। पुस्तक वर्गीकरण में कितने हैं? 3 हैं। तो आपके जो कैनन आपके दिए गए हैं 1989 वाले संस्करण में, इन कैनन की संख्या कितनी है? 4 बताई गई है कि एक आइडिया प्लेन में, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आइडिया प्लेन में कितने हैं? 15 हैं। ठीक है। आपके वर्बल प्लेन में कितने हैं? 4 हैं। आपके नोटेशन प्लेन में कितने हैं? 21 हैं। तो वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है, बुक क्लासिफिकेशन में कितने दिए गए हैं? 3 दिए गए हैं। अब अपने को इन जो 43 कैनन हैं, इनके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके सामने ये सभी जो उपसूत्र मैंने बताए हैं ऊपर, सबसे पहले उपसूत्र बताएंगे वैचारिक धरातल के उपसूत्र। आइडिया प्लेन वाले जो कैनन हैं, इनकी मैं बात करूंगा कि ये कैनन कौन कौन से हैं। बार बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैनन है कौन कौन से। मैं जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है और आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए इस तथ्य को क्या कर लेना? याद कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना है। वैचारिक धरातल के उपसूत्र इनको कहा जाता है कैनन फॉर वर्क द आइडिया प्लेन। ये आइडिया है भाई, क्या लिखा हुआ है? IDEA। ठीक है, क्या लिखा हुआ? आइडिया। तो कैनन फॉर वर्क द आइडिया प्लेन, मतलब आइडिया प्लेन के कितने उपसूत्र हैं? तो ध्यान रखना, आइडिया प्लेन के उपसूत्रों को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया। पहला प्रकार है क्वालिटी के उपसूत्र। ठीक है, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा है? कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है पृथक्करण का उपसूत्र, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तीसरा है संबंधता का उपसूत्र, कैनन ऑफ रिलोवेंस। चौथा है निर्धारियता का उपसूत्र, कैनन ऑफ असर्टेन एबिलिटी। पांचवा है स्थायित्व का उपसूत्र, कैनन ऑफ परमानेंसी। ध्यान रखना, देखो ये चीजें याद करने वाली है, अंग्रेजी में याद करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंशिएशन, रिलेवेंस, असर्टेन एबिलिटी, परमानेंस। ठीक है, तो आपके विशेषता जो वैचारिक धरातल के उपसूत्र हैं, उनको अपन ने बांटा है विशेषता संबंधी उपसूत्रों में। किसमें बांटा है? विशेषता संबंधी उपसूत्रों में बांटा है। इसके प्रकार आपको देख लेने हैं, 4 हैं। पृथक्करण, संबंधता, निर्धारियता, स्थायित्व। ठीक है, ध्यान रख लेना। अगला कौन सा है? इसी का दूसरा प्रकार है विशेषताओं के क्रमिक प्रयोग के उपसूत्र। ये जो है पहला प्रकार था वैचारिक धरातल, जिसमें मैंने बात की कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। अब 15 में पहला प्रकार कौन सा है? 15 में ए नंबर पे आ रहा है विशेषता संबंधी उपसूत्र, और बी नंबर पे कौन सा आ रहा है? ध्यान रखना, विशेषताओं के क्रमिक प्रयोग के उपसूत्र, कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये कितने हैं? 3 बताए गए हैं। संलग्नता का उपसूत्र, प्रयोग का उपसूत्र और अनुरूपता का उपसूत्र। कैनन ऑफ कनकमिटेंस, कैनन ऑफ रिलोवेंट सक्सेशन, कंसिस्टेंस सक्सेशन। ये 3 प्रकार के क्या बताए गए हैं? यहां से कैनन बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? कैनन बताए गए हैं। विशेषता के क्रमिक प्रयोग के उपसूत्र जो हैं, जो 43 उपसूत्र हैं, उनमें पहला जो प्रकार था विषय आपके जो है आइडिया प्लेन वैचारिक धरातल वाले, उनकी मैं बात कर रहा हूं। उनमें दूसरा प्रकार है आपकी विशेषताओं के क्रमिक प्रयोग के उपसूत्र। उनको 3 भागों में, कैनन ऑफ कनकमिटेंस, कैनन ऑफ रिलोवेंट सक्सेशन और आपके कंसिस्टेंट सक्सेशन, इन 3 नाम से इसको जाना गया है। इसका तीसरा प्रकार मतलब सी प्रकार कौन सा है? पंक्ति के उपसूत्र, कैनन ऑफ एरे। ये क्या है? विशेषता का उपसूत्र, कैनन ऑफ एग्जीक्यूटिवनेस। पृथक्करण का, पृथक्त्व का उपसूत्र, एग्जीक्यूनेस। सहायक अनुक्रम का उपसूत्र, हेल्पफुल सीक्वेंस, और अनुरूप अनुक्रम का उपसूत्र, क्विंटेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये 4 प्रकार में किसको बांटा गया है? पंक्ति के उपसूत्रों को बांटा गया है। ठीक है, तीसरा प्रकार है, ध्यान रखिएगा, आपको एक एक चीज समझनी है। इसमें कितने रखे हैं? 4 रखे हैं। अगले में कितने रखे हैं? 3 रखे हैं। और पंक्ति के उपसूत्र में कितने रखे हैं? 4 रखे हैं। और अगला आएगा श्रृंखला के उपसूत्र, मतलब कैनन ऑफ चेन या कैनन ऑफ सीरीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैचारिक धरातल के उपसूत्र पढ़ रहे हैं। विस्तार, हास का उपसूत्र और समावेशन का उपसूत्र। आपके 2022 में जो पेपर हुआ था, उसमें सहायक अनुक्रम के उपसूत्र का प्रश्न आया था। इसलिए ये यहां से ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, कि प्रश्न कहां से भी या कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखो मेरे शब्दों में कई बार इधर उधर हो जाता है, मेंटेन कीजिएगा। पंक्ति के उपसूत्र जो है आपके जो है ध्यान रखना है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। मैं एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहता, मैं एक भी तथ्य ऐसा नहीं देना चाहता जो गलत हो या आपके कहीं भी नेगेटिविटी डाले।
तो मैं सभी तथ्य आपको दूंगा, याद आपको करने हैं। श्रृंखला के उपसूत्र विस्तार हास का, समावेशन का, लास्ट है संघर्ष अनुक्रम का उपसूत्र, कैनन ऑफ फ्लेटरी सीक्वेंस, अधीनस्थता का उपसूत्र और समकक्ष वर्ग का उपसूत्र। देखना, ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट और कोर्सिएंट, ध्यान रखना, दो प्रकार के हो गए, 2 और 2 4 हो जाते हैं। 4 के आगे अगर मैं बात करूं तो 4 ये हो जाते हैं, तो 8, 8 और 3 11 और 4 15, 11 और 4 कितने हो गए, 15 हो गए। ये अलग अलग प्रकार है, ये ए नंबर प्रकार था, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, और चौथा अपने पास में कौन सा है, डी और ई नंबर है। मतलब 5 प्रकारों में आपके किसको बांटा गया है, आपके आइडिया प्लेन को बांटा गया है, आपके वैचारिक धरातल को जो है बांटा गया है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगली मैं अगर बात करता हूं तो दूसरा जो प्रकार मैंने बताया था शाब्दिक स्तर के कार्यों का उपसूत्र, कैनन फॉर वर्क इन द वर्बल प्लेन। दूसरा वर्बल प्लेन जो बताया था उसको मैंने कहा था कितने उपसूत्रों में बांटा गया है, तो आपको याद होगा इसको 4 उपसूत्रों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, वर्गाकार को प्रलेख की वर्गीकृत करने में, अनुसूची के पदों को प्राप्त करने में कौन सा सहायक है उपसूत्र, तो शाब्दिक उपसूत्र सहायक था। कि जो वर्गाकार जो वर्गीकरण करने वाला है उसको अनुक्रम प्राप्त करने में दूसरे विषय से संबंधता दर्शाने के लिए शाब्दिक उपसूत्र की आवश्यकता पड़ी, और इसीलिए रंगनाथन जी ने दूसरा उपसूत्र दिया, शाब्दिक उपसूत्र। ठीक है, इसमें कितने भागों में, 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है प्रचलन, दूसरा है परिगणना, तीसरा है प्रसंग, और चौथा है संयतता। कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ इनोमेरेटिव, कैनन ऑफ कंटेक्स्ट और कैनन ऑफ रिलिकेंस। ठीक है, ध्यान रखना, प्रचलन, परिगणना, प्रसंग, संयतता, याद कर लो, प्रचलन, परिगणना, प्रसंग, संयतता। ये प्रश्न भी बहुत बार जो है अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, और मैं नहीं चाहता मेरे पुस्तकालय अध्यक्ष में एक भी प्रश्न गलत हो, इसलिए ये भी याद कर लेना। आपके अंकन के उपसूत्र, कैनन ऑफ वर्क इन द नोटेशनल प्लान्स, इसके उपसूत्र अभी अभी कितने बताए थे, 21 बताए थे। कितने बताए थे, अभी अभी इसके उपसूत्र 21 बताए थे। वर्गीकरण पद्धति में वर्गों का मतलब क्लास का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रणाली में क्रमिक संख्याओं का प्रयोग जो किया जाता है उसे नोटेशनल प्लान कहते हैं। और ये कितने प्रकार के हैं, तो याद कीजिएगा, पहले हैं अंकन के मूल उपसूत्र, समानार्थक संबंधी उपसूत्र सिनोनिम, भिन्नार्थक उपसूत्र होमोनिम, अब सापेक्षिकता उपसूत्र रिलेटिविटी, एकरूपता उपसूत्र यूनिफॉर्मिटी, पदानुक्रम उपसूत्र हायरार्ची, अपदानुक्रम नॉन हायरार्ची, शुद्ध अंकन उपसूत्र प्योर नोटेशन, मिश्रित उपसूत्र मिक्स्ड नोटेशन, पक्षात्मक उपसूत्र फेसेटेड स्कीम, अपक्षात्मक उपसूत्र नॉन फेसेटेड स्कीम, सह विस्तृतता उपसूत्र को एग्जीक्यूटिवनेस। ठीक है, और लास्ट है असह विस्तृतता उपसूत्र, मतलब यहां दिया गया है को एग्जीक्यूटिवनेस। ठीक है, तो ये कुछ उपसूत्र दिए गए हैं आपके किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा, आपके कैनन जो अंकन के उपसूत्र है, नोटेशनल प्लेन के उपसूत्र है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। अगला क्या है, इसी कैनन का दूसरा भाग दिया गया है स्मृति सहायक उपसूत्र। कौन सा दिया गया है, सॉरी भाई, आपके कौन सा दिया गया है, याद रखिएगा, स्मृति सहायक उपसूत्र, कैनन फॉर नेमोनिक्स। ये प्रश्न भी एक बार पूछा जा चुका है कि सीसी में नेमोनिक्स कितने दिए गए हैं, स्मृति सहायक अंकन कितने दिए गए हैं, तो आपको बताना था 4 दिए गए हैं। कौन कौन से, वर्बल नेमोनिक्स मौखिक, शेड्यूल नेमोनिक्स अनुसूची नेमोनिक्स मतलब स्मृति सहायक, सेमिनल नेमोनिक्स मतलब मौलिक स्मृति सहायक, और सेमेट्रिक नेमोनिक्स मतलब व्यवस्थित स्मृति सहायक। तो स्मृति सहायक सीसी में कितने प्रकार के हैं, याद कर लेना मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, याद रखें। तीसरा प्रकार है कैनन ऑफ ग्रोविंग यूनिवर्स, इसमें है कैनन ऑफ एक्सट्रोपोलेशन इन एरिया, कैनन ऑफ इंट्रोपोलेशन, कैनन ऑफ एक्सट्रोपोलेशन इन चैन कैनन। ठीक है, तो ये कितने प्रकार से, 3 के हो गए, ये हो गए 4, 3 और 4 7, और बाकी जो है आपके इधर दिए हुए हैं जो आपको इतने ही क्या करने हैं, यहाँ पे याद करने हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा भाई, मैंने आपको 4 उपसूत्रों के प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, 4 बताए हैं। इन चारों के मैं प्रकार अलग अलग बता रहा हूं, जिनमें अब लास्ट है ग्रंथ वर्गीकरण के उपसूत्र, कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन। ग्रंथ को अलग अलग पहचान प्रदान करने के लिए यह दिया गया था। पहला है कैनन ऑफ बुक नंबर, एक जैसे विषय को व्यक्तित्व, एक जैसे विषय को पर्सनालिटी प्रदान करने के लिए यह नंबर दिया जाता है बुक नंबर। लेखक चिन्ह के आधार पर लेखक संख्या, लेखक चिन्ह मतलब राइटर साइन,
राइटर जो है नंबर, आपके कटर ग्रंथांक, मेरिल ग्रंथांक, बिस्को बुक नंबर, शिबिंद ग्रंथांक, राइडर बुक आपको सॉरी आपके राइडर ग्रंथांक और आपके जास्ट ग्रंथांक, ये कुछ ग्रंथांक के प्रकार बताए गए हैं जो आपको खास ध्यान नहीं रखने हैं। इनको मैंने कहा 3 प्रकार से बांटा था। मैंने जब आपको इनको पढ़ाया था, शुरू में जब बताया था, तो कितना कहा था कि आपकी ग्रंथांक या बुक क्लासिफिकेशन के जो उपसूत्र हो कितने हैं, 3 हैं। पहले है कैनन ऑफ बुक नंबर, दूसरा याद करना कैनन ऑफ आपके कलेक्शन नंबर, और तीसरा है कैनन ऑफ स्पेशलिटी, विशिष्टता संबंधी उपसूत्र। ठीक है, संग्राहक का उपसूत्र, विशिष्टता संबंधी उपसूत्र, ये और आपके एक बुक नंबर, 3 प्रकार के कैनन मैंने आपके यहाँ पे बता दिए हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया आपको कि देखो एक किताब मैंने बताई है प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी, प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये किताब बताई। इस किताब के कितने संस्करण आए हुए हैं? 3 संस्करण जो है इस किताब के आए हुए हैं। कितने संस्करण? 3 संस्करण इस किताब के आए हुए हैं। कौन कौन से हैं याद कर लेना। पहला है 1937, दूसरा है 1957, तीसरा है 1967, और इसके अलावा इसका जो रीप्रिंट आया था 1989 में आया था। अभी तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 1967 में जो है 1957 में एक सिद्धांत दिया गया जिसे कहा गया डायनेमिक थ्योरी। क्या कहा गया? डायनेमिक थ्योरी कहा गया है। और इसी डायनेमिक थ्योरी को जो है विस्तार कब दिया गया? तो याद करें 1967 वाले सन में दिया गया। और 1989 वाली में क्या दिए गए? कैनन दिए। क्या दिए? कैनन दिए। अब ध्यान ये रखना, इस डायनेमिक में रूल कितने हैं? तो 11 हैं। इसमें कैनन कितने हैं? ध्यान रखना, इसमें कैनन है 43। कितने हैं? 43। अब आगे की बात समझनी है कि कैनन कितने बताए हैं? 43 बताए हैं। और विशिष्टता संबंधी उपसूत्र मैंने तीसरा बताया है, जिसे डिस्टिंक्टिवनेस कहा जाता है। प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में आगे अगर मैं बात करता हूं लास्ट के बाद में, तो प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में 13 क्या आई हुई है? अवधारणाएं आई हुई है। इसी 11 नियम, 43 उपसूत्र और 13 क्या है? अभिधारणाएं आई हुई है। ये इनको प्रस्तुत किया गया है। और सहायक अनुक्रम के सिद्धांत कितने बताए हैं? 18 बताए हैं। जबकि पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत कितने बताए हैं? फेसेटेड जो सीक्वेंस है उसके अनुक्रम या इसके सिद्धांत कितने बताए हैं? याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं, ध्यान रख ले। अब ये पक्ष अनुक्रम कैसे उठे हैं, ये पक्ष अनुक्रम कैसे बने हैं, इनके इतिहास को जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पक्ष अनुक्रम है, फेसेटेड जो सीक्वेंस है, वो कैसे बने हैं भाई साहब वो बने कैसे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए ध्यान रखना, इतिहास इनका पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है, वर्गीकरण का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1957 में कहा हुआ था? डोरकिंग में हुआ था। और इस सिद्धांत में जो है मूर्तता की आलोचना की गई थी कि रंगनाथन महोदय जी ने कुछ थ्योरी पेश की है, ये मूर्त थ्योरी है, इसलिए इस थ्योरी को जो है रंगनाथन जी को सुधारना चाहिए। इसमें बताया था वर्गीकरण की पहली अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1957 में। कहां? डोरकिंग में। दूसरी का ध्यान रखना, वर्गीकरण का दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1964 में एलिसिनोर में हुआ था। और इसमें पक्ष अनुक्रम को रंगनाथन जी द्वारा स्वेच्छा से निर्मित करने की बात कही गई, या इन्होंने जो है ये स्वीकार कर लिया कि मैंने जो पक्ष अनुक्रम बनाए हैं वो मैंने स्वेच्छा से बनाए, कोई नियम या कोई सिद्धांत मैंने फॉलो नहीं किया। अब रंगनाथन जी को जो है वापस कुछ सुनने को मिला कि देखो आपको सीक्वेंस अच्छे तरीके से करने चाहिए थे, इसलिए रंगनाथन जी ने जो है आपके इसलिए रंगनाथन जी ने जो है थोड़ा सा भाई इसलिए रंगनाथन जी ने जो है आपके सिद्धांत दिया। और आपके एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत को क्या नाम दिया? थोड़ा सा देखिए भाई, थोड़ा सा एक बार मैनेज कीजिएगा। तो सिद्धांत का इन्होंने क्या नाम दिया था? तो ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत का इन्होंने नाम दिया था पहला सिद्धांत। और उस सिद्धांत को क्या कहा था? याद करिएगा, इस सिद्धांत को कहा था इन्होंने, याद रखना, यूनिट आपके जो है पढ़ रहे हैं कौन से अनुक्रम के सिद्धांत? पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत। कौन से पढ़ रहे हैं? पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत। पक्ष अनुक्रम के
ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जो है आपके जिसने भी पीपीटी बनाई है थोड़ा सा उन्होंने गलती कर दी, इसलिए मैं आपको यहाँ से ऐसे समझा रहा हूँ। पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत कितने बताए थे, तो आपको ध्यान रखना है 4 बताए थे। कितने बताए थे, इनके इतिहास को जान लिया है अपन ने। अब ये 4 कौन कौन से बताए थे, पहला बताया था चित्र दीवार सिद्धांत। पहला कौन सा था, चित्र दीवार सिद्धांत था, चित्र दीवार सिद्धांत, वॉल पिक्चर थ्योरी। पहला क्या था, वॉल पिक्चर थ्योरी थी। दूसरा क्या था, गाय बछड़ा सिद्धांत था। दूसरा क्या था, गाय बछड़ा सिद्धांत था, ध्यान रखना आपके, ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या था, गाय बछड़ा सिद्धांत था, याद कर लेना, गाय बछड़ा सिद्धांत, ठीक है। तीसरा क्या था, तो ध्यान रखना पूर्ण अवयव सिद्धांत था। तीसरा कौन सा था, पूर्ण अवयव सिद्धांत था, क्लियर है। तीसरा था पूर्ण अवयव सिद्धांत। चौथा था क्रिया कार्यकर्ता संबंध, ठीक है, क्रिया कार्यकर्ता संबंध। 4 प्रकार के पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत बताए थे। पहला बताया था चित्र दीवार सिद्धांत, दूसरा बताया था गाय बछड़ा, तीसरा बताया था पूर्ण अवयव और चौथा बताया था क्रिया कार्यकर्ता। अब ये जो चित्र दीवार सिद्धांत है, इसका जो उदाहरण है, उनका उदाहरण आपके इन्होंने यहां दे दिया कि जो एग्जाम्पल दिए हैं कि एक ही पक्ष के 2 एकलों को क्रम देने के लिए, चित्र दीवार सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है कि एक ही पक्ष के, चित्र दीवार सिद्धांत क्या है याद करिएगा, कि एक ही पक्ष के, समझना भाई, एक ही पक्ष के जो है 2 पक्षों को, एक ही पक्ष के 2 एकलों को एक सीक्वेंस प्रदान करने के लिए क्या दिया गया है, चित्र दीवार सिद्धांत दिया गया है। जैसे किसी चित्र पे अपन दीवार, किसी दीवार पे जो है अपन अगर चित्र बनाते हैं तो एक सीक्वेंस में बनाना पड़ेगा, दीवार पे ही जो है खूब सारे रंगों का प्रयोग करने पड़ेगा। इसी तरीके से आपको समझना है कि एक ही विषय के 2 एकलों का अगर क्रम दर्शाना है तो कौन से सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा, चित्र दीवार सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। और ये दिया कब था, 1964 में दिया। कब दिया था, 1964 में जो है यह सिद्धांत दे दिया था, चित्र दीवार सिद्धांत, ठीक है। इसका एक उदाहरण भी लिया है कि तंत्रिका तंत्र की बीमारी, तंत्रिका की बीमारी मनोचिकित्सक से, बीमारी मनोचिकित्सक से, ध्यान रखिएगा। तंत्रिका मतलब जो आपकी तंत्रिका तंत्रिका होती है उसकी बात की जा रही कि उसमें अगर कोई बीमारी है, मतलब आपके मनोचिकित्सक एक व्यक्ति है, इसके द्वारा तंत्रिका की और बीमारी, इन दोनों का क्या किया जाएगा, हल निकाला जाएगा, इन दोनों को रिलेट करवाया जा रहा है। इसलिए ये कौन सा सिद्धांत है, चित्र दीवार सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत का ध्यान रखिए, पूर्ण अवयव सिद्धांत, होल ऑर्गन प्रिंसिपल। जीव के संपूर्ण शरीर को इसने क्या माना है, आधार माना है, और इसी के आधार पे इन्होंने ये वर्गीकरण किया है। उदाहरण इन्होंने दिया है चावल के पौधे के तने के रोग। तो इन्होंने ये बताया है कि चावल के पौधे के तने के रोग क्या कह रहे हैं कि इसमें जो तना है या आपके पौधे का जो जड़ है, जो मूल होता है, ये यहाँ पे कौन सा पक्ष हो जाएगा, व्यक्तित्व पक्ष हो जाएगा। और जो चावल का जो तना है, ये इस पूरी की पूरी जो लाइन लिखी हुई है चावल के तने का रोग, इसका पूरा आधार क्या है, हूल ऑर्गन मतलब पूरा आधार क्या है, तने का रोग है। क्या है, तने का रोग है। इसलिए यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि पूर्ण अवयव की बात की जाए, अगर आपको किसी भी कॉलन क्लासिफिकेशन में, किसी भी वर्गीकरण में अगर पूरे विषय की बात करनी है तो एक सिद्धांत लेना पड़ेगा और उसे कहते हैं पूर्ण अवयव सिद्धांत। तीसरा कौन सा है, गाय बछड़ा सिद्धांत। ये क्या कहता है, जैसे एक गाय से बछड़ा अलग नहीं हो सकता, वैसे ही एक विषय से एकल अलग नहीं हो सकता। किसी विषय के एक पक्ष को दूसरे पक्ष से अलग करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे गाय से क्या नहीं अलग होता, बछड़ा अलग नहीं होता। चौथा है कार्यशील कर्ता उपकरण सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत को भित्ति चित्र सिद्धांत का ही क्या कहा जाता है, भाग कहा जाता है। इसमें विषय के साथ एक दूसरे पक्ष के साथ सहयोग, आपस में सहयोग स्थापित जो है इसमें किया। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या समझाया है, एक किताब का नाम बताया है और शिष्य की उद्भव मैंने बताया कि शिष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। आपके इसके 3 संस्करण आए थे, 1937, 1957, 1967, 3 संस्करण
के आए हुए हैं, जिसमें आपके सबसे पहले बताए थे नियम भाग। नियम कितने बताए थे याद करना, 11 बताए थे, जिनको 2 भागों में है और 5 2 भागों में बांटा है। उपसूत्र कितने बताए थे, तो याद रखना उपसूत्र जो है वो आपके 43 बताए हैं, जो कितने भागों में बटे हैं, 3 भागों में बटे हैं, आपके 15 4 21 और 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके जो है सहायक अनुक्रम के सिद्धांत कितने हैं, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, हेल्पफुल सीक्वेंस के जो सिद्धांत हैं वो अपन आगे जाके सीसी की विशेषताओं में पढ़ेंगे, जो 18 हैं, जिनको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अवधारणाएं कितनी है इस नियम में, डायनेमिक थ्योरी में अवधारणाएं कितनी है, तो अवधारणा 13 है। ठीक है, और पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत कितने हैं, तो पक्ष अनुक्रम के जो सिद्धांत है वो कितने हैं याद रखिएगा, वो है 4। ठीक है, इन सभी को मैंने इस किताब के जितने भी तथ्य हैं इनको मैंने विस्तार से आपके सामने रख दिया है, इसलिए आपको इन सभी तथ्यों को क्या रखना है, याद रखना। ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने सीसी के उद्भव, सीसी का जो उद्भव हुआ था, जो निर्माण हुआ था, उसको बताने का मैंने आपको प्रयास किया। और मैंने जहां तक है बहुत डीप तरीके से आपको समझाना या डीप तरीके से जो है मैटर आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि बहुत अच्छे से पढ़ना, मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे आप लोगों का जो है इस बार लिस्ट में नाम चाहिए कि आपका नाम है, आप मुझे यहाँ मिठाई खिलाने आओगे, बस मुझे इतना चाहिए। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, एप्लीकेशन को अपने को रेटिंग जरूर देना, आपको रेटिंग देके एप्लीकेशन को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।